मांसाहारी कितने हैं? मांस खाने वाले हाथ ऊपर करें। नहीं, कुछ लोगों ने दोनों में हाथ उठा दिया क्या? अच्छा, तो मैं तो दोनों में हाथ उठा, मांसाहारी भी हूँ, शाकाहारी। तो लेकिन आपके यहाँ पर मांसाहारी बहुत कम है। इससे हम एक नतीजा निकाल सकते हैं, आप लोग हिंदुस्तान की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हिंदुस्तान की जनसंख्या का बहुमत मांसाहारी है। शाकाहार का जो पूरा डिस्कशन हमारे देश में हो रहा है, वो असल में उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। आप सब अगर अपने मुंह में इधर उंगली डालेंगे तो आपको दो दांत दिखेंगे जो बहुत शार्प होते हैं। ये दांत केवल उन जानवरों के मुंह में होते हैं जो मांसाहारी, कुत्ते के दांत, ये कैनाइन कहलाते हैं। ये दांत कैनाइन ही कहलाते हैं। तो ये सारे बंदरों के मुंह में होते हैं और हम भी एक तरह के बंदर हैं। सबसे ज्यादा विकसित बंदर हम हैं। तो और कोई भी बंदर शाकाहारी नहीं होता। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी गौर से देखा है कि नहीं। चिड़ियों के घोंसलों में से बच्चों को निकाल के चीर चीर के खाते हैं बंदर, मैंने देखे हैं। और घोंसलों में से अंडे तो निकाल के खाना रेगुलर काम है बंदर। तो हम प्राइमेट्स हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स होते हैं स्तनपायी जानवर, और हम प्राइमेट्स में से विकसित हुए हैं। तो हम जेनेटिकली मीट ईटिंग एनिमल हैं, लेकिन हम प्योर मीट ईटर नहीं। हम वो हैं जिनको ऑमनिवोर कहलाते हैं। वो सब कुछ खाते हैं, वो फल भी खाते हैं, वो सब्जी भी खाते हैं, और वो मांस भी खाते हैं। कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है, खरगोश है। ये सिर्फ घास और पत्ते वगैरह खाते हैं, तो ये हर्बीवोर्स होते हैं। कुछ केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, लकड़बग्गा, लोमड़ी वगैरह, ये कार्निवोर कहलाते हैं। और इंसान सब कुछ खाता है, और इसलिए वो ऑमनिवोर है। यहाँ गुजरात से हैं कुछ लोग। हाँ। तो ये जो गुजरात में जो बड़े दंगे हुए थे, उसके बाद वहाँ कुछ कोशिश की जा रही थी कि लोगों को कुछ बुद्धि दी जाए, और उसमें कुछ वर्कशॉप हुई थी। तो उसमें एक वर्कशॉप में मैं गया था। अहमदाबाद के कोई 30-40 किलोमीटर बाहर कोई छोटा सा इलाका था, वहाँ ये वर्कशॉप हो रही थी। और मैं आज की तरह खाने के ऊपर बातचीत कर रहा था। तो मैंने उन नौजवान से पूछा जो आए हुए थे, 100 के करीब नौजवान थे, नेहरू युवक केंद्र के। तो मैंने कहा आप लोग क्या खाते हैं? तो कहने लगे हम तो शाकाहारी हैं। गुजराती तो शाकाहारी होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक थोड़ी सी जर्नी कर लें गुजरात की। तो मैंने कहा कि गुजरात का एक एरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, वहाँ से समुंदर शुरू होता है और वो महाराष्ट्र तक जाता है। मैंने कहा इस पूरे समुद्र तट पे जर्नी कीजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके महाराष्ट्र तक। इस पूरे बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वो कौन हैं? वो सब मछुआरे हैं, और उनमें कोई भी शाकाहारी नहीं है, और सब गुजराती हैं। फिर मैंने कहा अंदर चलते हैं।
गुजरात में आदिवासियों की संख्या कितनी है, कुछ आपको आइडिया है? कितने आदिवासी हैं गुजरात में? प्रतिशत 20% से ऊपर आदिवासी हैं और सबके सब मांस खाते हैं। सब मालधारियों के अलावा सब मांसाहारी हैं। मैंने डांग्स में जो रहते हैं उन पर तो मैंने फिल्म बनाई है। तो उसके बाद दलित हैं, दलित भी 20-25% हैं, वो सब भी मांसाहारी है। फिर मुसलमान हैं। क्या परसेंटेज है मुसलमानों की गुजरात में? कितने? 10-12% हैं, 15% है? कितने मुसलमान हैं? ज़्यादा हैं। वो सब भी मांसाहारी हैं। तो शाकाहारी कौन है गुजरात में? जैन हैं, ब्राह्मण हैं और कुछ वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं। इनके अलावा सब मांसाहारी हैं और हमने मिथ फैला रखी है कि गुजरात तो हम तो शाकाहारी लोग हैं। गुजरात में शाकाहारियों का प्रतिशत टोटल गुजरात की आबादी का 12% से कम है। और ये आप किसी भी स्टेट की स्टडी कर लीजिए, ये वास्तविकता आपको मिलेगी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा झूठ फैलाया गया है? और ये झूठ क्यों फैलाया गया है? क्योंकि कहा यह जाता है कि शाकाहारी लोग शांति प्रिय होते हैं और जो मांस खाते हैं वो हिंसक होते हैं। जो मांस खाएगा वो तो मारेगा ही। शांति प्रिय लोग तो शाकाहारी होते हैं। खेल क्या हो रहा है? जो सब्जियां आप काटती हैं वो सब जीवित हैं, उन सब में जीवन है। जब आप सब्जी काटते हैं उसे भी तकलीफ होती है, उसका भी खून बहता है। वो रो नहीं सकती क्योंकि वनस्पति है, उसमें आवाज़ नहीं होती और उसके खून का रंग लाल नहीं होता। तो आप कहते हैं हत्या नहीं हो रही है। जीव हत्या वो भी है। लेकिन हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि हम शाकाहारी हैं, हम शांति प्रिय हैं और ये मांस खाने वाले हिंसक होते हैं। मुझे पता नहीं आप किसी शांति प्रिय हाथी से मिले हैं कभी? मिले हो तो बताइएगा। कितनी तबाही हाथी कर सकता है और रोज करता है, और वो शाकाहारी होता है, वो तो मांस वास खाता नहीं। और गुजरात के दंगों में कौन मरा था? मरने वालों में 70% से ऊपर मांसाहारी थे और उनको मारने वाले 100% शाकाहारी थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से झूठ रोज आपको परोसा जा रहा है। यह मानना कि शाकाहारी शांति प्रिय होते हैं, यह राजनीति है। और यह कहना कि जो मांस खाता है वो हिंसक होता है, यह भी राजनीति है। क्योंकि अगर यह सही होता तो गुजरात के दंगों में तस्वीर कुछ और होती। दोनों तरफ नहीं है, यह कहानी है। जितने मरे हैं उनकी संख्या देख लीजिए आप, कितने हिंदू मरे थे और कितने मुसलमान मरे थे। तो वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, आपको याद होगा, छतों के ऊपर पेट्रोल के बम बनाए जा रहे थे। तो ये तमाम झूठ ये तमाम झूठ हमको परोसे जाते हैं और हम इन झूठों पर विश्वास करते हैं। एक और झूठ आपको परोसा गया, हम सबको परोसा गया है कि हर चीज़ हिंदुस्तान से शुरू हुई है, हम विश्व गुरु हैं। मैं खाने के बारे में थोड़ी देर में लौटता हूँ। पहले मैं ज़रा कपड़ों के बारे में बात कर लूँ।
कोई भी सिला हुआ कपड़ा हिंदुस्तानी नहीं है, कोई भी। जितने कपड़े आप लोगों ने पहने हुए हैं, इनमें से कोई भी हिंदुस्तानी कपड़ा नहीं है। यह वास्तविकता है, क्योंकि हमारे देश में कैंची नहीं थी। कैंची हमारे यहां ग्रीक्स लेके आए। जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पे हमला किया, उसके बाद कैंची आई। अगर कैंची नहीं है तो आप कपड़ा काट नहीं सकते। तो सिलाई तो बाद में होती है ना, पहले तो काटना होता है। हम कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुनने की बहुत पुरानी परंपरा है हमारी। हड़प्पा की बात हो रही थी मुझसे पहले वाले सेशन में। हड़प्पा में हमको कपास के बीज मिले हैं और कपास का रेशा मिला है, और उससे ये सिद्ध हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम कपड़ा बुन रहे थे। लेकिन हम कैसा कपड़ा बुनते थे? खड्डी के ऊपर हम कपड़े की लेंथ बुनते थे, लेकिन हमारे पास कैंची नहीं थी। तो हम उसको कैसे पहनते थे? जैसे आज भी हिंदुस्तान का बहुमत पहनता है, लुंगी, अंगवस्त्रम, धोती, साड़ी। इसमें कोई कपड़ा सिला हुआ नहीं है। हिंदुस्तान का बहुमत ये पहनता है। कमीज़, कुर्ता, ये कुर्ता और कमीज़ तुर्की भाषा के शब्द हैं। पाजामा, पा का मतलब होता है पैर, जामा का मतलब कपड़ा। पैरों को ढकने वाला कपड़ा पाजामा, ये फारसी का शब्द है। टी शर्ट, पैंट और ये जीन्स, ये तो आपको पता ही है, सब अमेरिका से आए हैं और इंग्लैंड से आए हैं। उसके अलावा जितने कपड़े हैं, शलवार अफगानिस्तान से आई। ब्लाउज के लिए हिंदुस्तान की किसी भाषा में शब्द ही नहीं है। किसी भाषा में वो ब्लाउज ही कहलाता है। ब्लाउज कहां से आया है? अंग्रेज लेके आए। और हिंदुस्तान में 2 जगहों पर अभियान चलाया गया कि औरतें ब्लाउज पहने। बंगाल में ब्रह्मो समाज ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और अवनींद्रनाथ ठाकुर, ये सब लोग ब्रह्मो समाज के समर्थक थे। इन्होंने ब्लाउज पहनने का प्रचार किया कि औरतें ब्लाउज पहना करें। उससे पहले बंगाल में औरतें ब्लाउज नहीं पहनती थी। वो धोती को लपेट लेती थी अपने वक्षस्थल के ऊपर। जैसे आज भी हमारे सारे आदिवासी समुदायों में अभी तक बहुत सारी महिलाएं अब भी वही पहनती हैं। तो जब इन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो बंगाल के ब्राह्मणों ने एक मीटिंग करके इसका विरोध किया और उन्होंने कहा ये मलेच्छों का वस्त्र है और हिंदुस्तान की औरतें इसको पहनेंगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसके खिलाफ अभियान हुआ। ये 19वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा हूं मैं। केरल में एक समाज सुधारक थे और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो जेल में थे अपनी इन गतिविधियों के कारण। उनकी पत्नी ने उनको खत लिखा और प्रोफेसर के.एन. पनिक्कर, जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और फिर वो केरला में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए थे। तो उनसे एक बार मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझको बताया कि ये समाज सुधारक की पत्नी ने उसे ख़त लिखा। वो ख़त उनको आर्काइव्स में मिला कहीं। उसमें उस महिला ने लिखा था, शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहनने के लिए जो कपड़ा तुम मेरे लिए लाए हो, उसके पास इसके लिए कोई वस्त्र, इसके लिए कोई शब्द नहीं था। उसे ब्लाउज का शब्द था नहीं प्रचार में।
शरीर के ऊपरी भाग पर पहनने का जो कपड़ा तुम मेरे लिए लाए हो, तुम्हारी माँ मुझे उसे पहनने की इजाज़त नहीं देती। जब मैं घर का काम वाम करके नहा के उसे पहनती हूँ तो वो कहती है, कहाँ जा रही है सज बन के छिनाल। तो मैंने उसको तय करके अलमारी में रख दिया है, जब तुम जेल से छूट के आओगे तो मैं तुम्हारे लिए पहनूंगी। ये भी 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का शुरुआत है। तो ये ब्लाउज जो इतना कॉमन है अब हिंदुस्तान में, ये 125 साल पहले था ही नहीं। केरला में जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये कानून बनाया हुआ था कि तथाकथित लो जाति की औरतें वो अपने वक्ष खुले रखेंगी, और वो ब्राह्मण अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ देखा करता था, और जो औरत उसको पसंद आ जाती थी उसको बुला लेता था। और इसलिए उनको ऊपर पाबंदी थी कि वो ब्लाउज नहीं पहनेगी, और अगर कोई महिला अपने वक्ष को ढक लेती थी तो उस पर टैक्स लगता था। इट वॉज कॉल्ड द ब्रेस्ट टैक्स। ये अभी हम बहुत उन्नति कर चुके हैं, ये 100 साल भी नहीं हुए हैं इसको। साड़ी के नीचे महिलाएं पेटीकोट पहनती हैं। 20वीं सदी से पहले पेटीकोट कोई नहीं पहनता था। पेटीकोट फ्रांस से आया है, शब्द भी फ्रेंच भाषा का है, और हिंदुस्तान की किसी भाषा में पेटीकोट के लिए शब्द नहीं है, वो पेटीकोट ही है। और कुर्ते के नीचे महिलाएं शमीज पहनती हैं। आपके यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में शायद उसके लिए कुछ अलग अलग शब्द होंगे, पर वो फ्रेंच भाषा का शब्द है चेमाइस, जिससे शमीज बन गई है। तो ये 3 कपड़े जो सिले हुए कपड़े हैं, जो औरतें पहनती हैं वो, और उसके ऊपर जो वो कपड़े पहनती हैं वो सब, और वो सारे कपड़े जो मर्द पहनते हैं सिले हुए, वो सब के सब बाहर के हैं। हम बिना सिले कपड़े क्यों पहनते हैं? बहुमत हमारा क्यों पहनता था? क्योंकि हमारे यहां माना जाता था कि अगर लोहा टच करता है कपड़े को तो वो कपड़ा अपवित्र हो जाता है, क्योंकि कैंची तो बाहर से आई है ना। इसलिए जन्म के समय, उपनयन के समय, पाणी ग्रहण के समय और मृत्यु के समय बिना सिले हुए कपड़ों में रीतियां होती हैं। अब भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें आप सिले हुए कपड़े पहन के नहीं जा सकते। तो अब फिर आप देखिए, वो अभी एक वो फिल्म आई थी महाराजा अशोक के बारे में, एक और फिल्म आई थी किसी और महाभारत के किसी कैरेक्टर के बारे में, और उसमें वो सारे के सारे एक्टर सिले हुए कपड़े पहने हुए थे। ये फिल्में ऐतिहासिक नहीं है, ये एक नया इतिहास गढ़कर आपको दिखाया जा रहा है जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो झूठ रोज परोसा जा रहा है, इसके बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन झूठों की बुनियाद के ऊपर एक नई काल्पनिक दुनिया बनाई जा रही है, और हम सबको बताया जा रहा है कि यही सत्य है। हम थोड़ी सी बात खाने के बारे में और कर लें। महाराष्ट्र से है ना कुछ साथी यहाँ पर, यहाँ तो महाराष्ट्र में अंगूर की खेती बहुत हो रही है आजकल, और उससे शराब भी बहुत बन रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है। अंगूर हिंदुस्तानी नहीं है। अंगूर की खेती शुरू हुई
एक उस क्षेत्र में जो कुछ समय पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, यहाँ पर अंगूर की खेती शुरू हुई आज से 7,000 बरस पहले। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, यहाँ पर अंगूर की खेती शुरू हुई 7,000 साल पहले, अब हिंदुस्तान में होती है। अब मैं 4 फलों के नाम लूँगा। एक को हम कहते हैं आलू बुखारा, प्लम्स, आलू बुखारा। दूसरी है नाशपाती, पेयर्स। तीसरा है अनार और चौथा है सेब। ये चारों फल एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान लेके आया था। उस व्यक्ति का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का बाप, अकबर का दादा। वो ये फल हिंदुस्तान लेके आया और उसने हिंदुस्तान में ये फल लगवाए। इसके अलावा वो खरबूजा भी लेके आया था और तरबूज भी लेके आया था। ये फल भी हिंदुस्तान में नहीं होते थे। खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, नाशपाती, अनार, सेब। सेब की तो हमको तारीख मालूम है। आगरे में पहली बार सेब का पेड़ बाबर ने लगवाया 1630 में, जिस साल उसका देहांत हुआ। तो ये जिसे हम आलू बुखारा कहते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? आलू बुखारे का क्या मतलब हुआ? बुखारे का आलू। बुखारा एक शहर है, मैं बुखारा गया हूँ। बुखारा में उसे आलू कहते हैं, उसे आलू बुखारा नहीं कहते, उसे आलू कहते हैं। और वहाँ 2 और प्लम होते हैं, एक को शफ्तालू कहते हैं और एक को जर्दालू कहते हैं। 3 आलू हैं वहाँ पर, उनमें से एक हमारे पास आया है, बाकी 2 यहाँ नहीं आए। नाशपाती की खेती ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले चीन में शुरू हुई थी और चीन से हमारे पास पहुंची है। अनार लगभग 5,500 साल पहले उसकी खेती ईरान में शुरू हुई थी, बागों में लगाना उसको 5,500 साल पहले। और सेब का जो ओरिजिन है वो मध्य एशिया है और वहाँ से वो दुनिया भर में फैला है। अब तो दुनिया भर में होता है, पर उसकी शुरुआत मध्य एशिया है। यही उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो इलाका है, यहाँ से सेब की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अमरूद आजकल बहुत हो रहे हैं, है ना? आपको पता है अमरूद कहाँ से आया है? हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है अमरूद। किसी को पता है कहाँ से आया है? तोते पालते हैं आप लोग? तोते को अमरूद बहुत पसंद है। ये मैं हिंट दे रहा हूं। बड़े बड़े तोते कहाँ होते हैं? अमेज़न में, अमेज़न बेसन, दक्षिणी अमेरिका। अमरूद वहां से आया है और पुर्तगाली उसे हिंदुस्तान लेके आए। लीची तो नाम से पता चल जाना चाहिए कि चीन से आई है लीची। चीकू मध्य अमेरिका से आया है। जहां जहां बिहार के भी कुछ कॉमरेड हैं ना यहाँ, तो जहां वो मटका सिल्क बनता है और मध्य प्रदेश में कई जगह सिल्क बनता है, रेशम, उसको पालने के लिए एक ख़ास पेड़ चाहिए होता है, शहतूत का पेड़।
शहतूत के पेड़ के ऊपर इसके कीड़े पाले जाते हैं। शहतूत हिंदुस्तानी नहीं है, वो भी चीन से आया है। एक फल है, मुझे पता नहीं अब वहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं, मुझे बहुत पसंद है, रसभरी कहलाता है वो, रसभरी। इट्स नॉट द रास्पबेरी, ये रसभरी है। डीप ऑरेंज फल होता है, उसके ऊपर बहुत पतला सा कवर होता है, बिल्कुल कागज़ जैसा। हाँ हाँ हाँ, ये दक्षिणी अमेरिका से हिंदुस्तान आया है, पेरू से। तो ये तो फलों की बात हो गई। अब कुछ सब्जियों की बात कर लेते हैं। कुमड़ा जानते हैं आप लोग? कद्दू, सीताफल भी कहते हैं उसको, हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसी और चीज़ को सीताफल कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल को कहते हैं। हाँ, कस्टर्ड एप्पल भी दक्षिणी अमेरिका से आया है और कद्दू भी दक्षिणी अमेरिका से आया है। इन दोनों में से कोई भी फल हिंदुस्तानी नहीं है। मध्य भारत में कस्टर्ड एप्पल को सीताफल कहते हैं और उत्तर भारत में कुमड़े को सीताफल कहते हैं। सीता जी ने दोनों में से कोई फल कभी नहीं खाया था। मतलब अगर वो दक्षिणी अमेरिका चली गई हो तो अलग बात है, पर यहाँ तो वो नहीं होता था उस समय। हाँ, रामफल भी, रामफल तो अभी आने लगा है, पहले तो था ही नहीं, अब एकदम रामफल आ गया। हमारे बचपन में एक वो मूंग की दाल की पकौड़ी बिकती थी जो मंगोड़ी कहलाती थी, और वो उसके मूली की चटनी के साथ वो खाई जाती थी और हमें बहुत पसंद थी। फिर कोविड आ गया, अब कोविड के बाद वो राम लड्डू हो गई है। अब मुझे हजम ही नहीं होती, मुझे तो मंगोड़ी चाहिए, मंगोड़ी मिल नहीं रही, सब जगह राम लड्डू हो गया। करेला, करेला कहाँ से आया? हिंदुस्तानी नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका से आया। एक चीज़ है जो जुगनी कहलाती है, उसका असली नाम जुकीनी है। वो लंबा सा गोर्ड है, पर उसकी शक्ल वैसी होती है, उसकी आउटर स्किन वैसी होती है जैसे कुमड़े की होती है। तो उसका सैलेड बनता है यूरोप में, हम लोग उसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं। तो जुकीनी जो है वो भी अमेरिका से आई। हाँ हाँ, बड़े बड़े खीरे जैसा। अच्छा, अब साग, चौलाई का साग आप जानते हैं? और चौलाई का साग दो तरह का होता है, एक लाल और एक हरा, है ना? और एक साग पालक होती है। चौलाई का साग जो है वो मध्य अमेरिका से आया है। लाल वाला भी सफ़ेद वाला भी हिंदुस्तानी नहीं है। और पालक आई है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र से। और मेथी का अंग्रेजी नाम आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फेनुग्रीक। ये भी भूमध्य सागर के आसपास से आई है। जो काली सरसों है वो भी वहीं से आई है। कब आई है कहना मुश्किल है, पर उसका ओरिजिन वहां हुआ है। सोयाबीन चीन से आई है। राजमा दक्षिणी अमेरिका से। जी स्लो, अच्छा चलिए, हैं? राजमा दक्षिणी अमेरिका से, करेला दक्षिणी अफ्रीका से, जुकीनी मध्य अमेरिका से। जुकीनी वो जो खीरे जैसी होती है, पर उसका रंग थोड़ा ज़्यादा होता है।
चौलाई वो अमेरिका से आई है। चौलाई के बारे में एक बात बता दूं, हम तो उसका साग खाते हैं। अमेरिका के जो ओरिजिनल निवासी हैं वो इसके फूलों में बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, उन बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको अनाज की तरह खाते हैं। उसके बीज, चौलाई के बीज वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, उसको वो हाँ उबाल के उसको वो अनाज की तरह खाते हैं। हाँ, जैसे कोदो हो। और जो लाल चौलाई है उसके बीज में से एक रंग निकलता है, बहुत डार्क रंग निकलता है। और अगर कभी आपको खांसी हो या बच्चे को कोई खांसी हो और आप उसे कॉफ सिरप ख़रीदें तो उस शीशी पे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, तो उसमें एक जगह लिखा होगा कलर, इसमें कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है, और उसके आगे लिखा होता है अमरंथ। चौलाई को अमरंथ कहते हैं और उसके बीज का रंग जो है वो दवाइयों में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर सोयाबीन मैंने आपको बताया कि चीन से आई है। सेम की फली वो भी चीन से आई है। लोबिया अफ्रीका से आया है। आलू हिंदुस्तानी नहीं है, लोबिया आया है अफ्रीका से। और पनीर भी हिंदुस्तानी नहीं है। पुर्तगालियों के आने से पहले हिंदुस्तान में पनीर नहीं था। आलू पुर्तगाली लेके आए दक्षिणी अमेरिका से, वो टमाटर भी लेके आए, वो शिमला मिर्च भी लेके आए और मिर्च भी वही लेके आए। 19वीं शताब्दी से पहले दिल्ली में मिर्च नहीं थी, पनीर पुर्तगाली लेके आए। इसलिए जो बंबई वाले हैं वो गोवा जाएं, उससे ज़्यादा अच्छा पनीर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। गोवा में जो पुर्तगाली रेस्टोरेंट हैं वहाँ जाके आप पनीर खाइए तो आपको पता चलेगा कि पनीर क्या होता है। दिल्ली में जो पनीर की ईंटें मिलती हैं, किसी के सर पे मार दो तो वो मर जाएगा। तो और ऐसी ही बम्बई में भी मिलती हैं, बहुत हार्ड पनीर मिलता है। पनीर एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस सब में सबसे ज़्यादा हिला देने वाली चीज़ जो है वो ये है कि मिर्च पुर्तगाली लेके आए। हिंदुस्तानी खाने का आप इमेजिन नहीं कर सकते बिना मिर्च के, और मिर्च थी नहीं। पुर्तगालियों को मध्य अमेरिका में मिर्च मिली और वो एक वहाँ के एक आदिवासी समुदाय है एस्टेक, उन्होंने बताया पुर्तगालियों को ये पेड़ है और उसको वो चिली कहते हैं। तो इसलिए हम भी उसको चिली कहने लगे। अब पुर्तगालियों के पास पश्चिमी तट के ऊपर गोवा, दमन, दीव, यहाँ उनकी कुछ आबादियाँ थीं, वहाँ लाके उन्होंने पौधे लगाए। वो खाते नहीं थे। अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे चिली और इमेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखेंगी कि आप चकित हो जाएंगे। आदमी के हाथ के शेप में 10-15 ऐसे निकल रहे हैं पीले रंग के। कुछ मिर्चें ऊपर निकलती हैं, कुछ नीचे लटकती हैं, कुछ बैंगनी रंग की हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काली हैं, कुछ नीली हैं, सारे रंगों की हैं। और पुर्तगाली लोग वो लगाते थे श्रब्स, झाड़ी लगा के रंग बिरंगे फलों को देखने के लिए। उनके घरों में घाटी औरतें काम करने आती थीं। उनमें से किसी घाटी महिला ने वो एक फल तोड़ा रंग बिरंगा और खा लिया। जल गई होगी उसकी ज़बान, पर उसको वो जो ज़बान जलाने का जो मज़ा था वो उसे अच्छा लगा। इन घाटी महिलाओं के
माध्यम से ये मराठों के घरों में पहुंची मिर्च, और जब मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो वो मिर्च दिल्ली लेके आए। तो किसी मुगल ने मिर्च नहीं खाई थी। जो मुगलिया खाने के नाम से आपको दिया जाता है वो मुगलिया नहीं है, क्योंकि किसी मुगल ने वो नहीं खाया था। इसमें काली मिर्च से ज़्यादा तेज़ हमारे पास कोई मसाला नहीं था चिली आने से पहले, 19वीं शताब्दी तक हैं। काली मिर्च हमारे पास इतनी थी, और जो अरब व्यापारी थे इस्लाम के आने से बहुत पहले, अरब व्यापारी हिंदुस्तान से काली मिर्च ले जाते थे और यूरोप में बेचा करते थे। हिंदुस्तान से जाती थी, और यूरोप में जाड़ों में बहुत बर्फ़ पड़ती है बड़े इलाके में, तो जाड़े से पहले पतझड़ के समय में वो सब लोग निकल के शिकार करते थे और फिर मांस को काट के सुखा लेते थे, और वो मांस फिर वो सारे जाड़े खाया करते थे। और तो कुछ होता नहीं था, हर तरफ बर्फ़ होती थी, पर ये मांस सड़ जाता था बहुत बार। काली मिर्च उसे प्रिजर्व करने में मदद देती थी, इसलिए काली मिर्च की वहाँ बहुत मांग थी। इतनी मांग थी कि वज़न के हिसाब से 1 तोला काली मिर्च के बदले में 1 तोले से ज़्यादा सोना मिलता था। इतनी महंगी थी काली मिर्च वहाँ पर, और अरब किसी को बता ही नहीं रहे थे कि कहाँ से आती है, तो वो सारा मुनाफा वो कमा रहे थे। वास्को डे गामा और कोलंबस इसीलिए निकले थे कि कोई रास्ता ढूंढ लें। हम लोगों को जो अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया वो काली मिर्च के चक्कर में, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, काली मिर्च और छोटी इलायची के चक्कर में हम लोग कॉलोनाइज हुए और 200 साल उनके ग़ुलाम बने रहे, क्योंकि दुनिया में और कहीं नहीं होती काली मिर्च, सिर्फ केरला में होती है, और उसके बिना उनका खाना बन नहीं सकता था, उनके पास कोई मसाला था ही नहीं। तो अभी गुजरात से मैंने शुरू किया था, फिर गुजरात पर लौट रहा हूं मैं। आप लोग खाना गुजरात के लोग किस चीज़ में पकाते हैं? कौन से तेल में पकाते हैं? हाँ, मूंगफली के तेल में ना। कब से पका रहे हैं मूंगफली के तेल में? कुछ आइडिया है? हैं? नहीं, पर मूंगफली कब से इस्तेमाल हो रही है, कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, मूंगफली की पहली फसल गुजरात में 1920 में हुई। 1920 में, 105 साल पहले। उससे पहले मूंगफली हिंदुस्तान में थी ही नहीं। और आप किसी गुजराती से कहते हैं, यहाँ भी गुजराती दोस्त बैठे हैं, नाराज़ हो जाएंगे कि वो पारंपरिक खाना गुजरात का वो तो मूंगफली के तेल में बिल्कुल नहीं बनता था। मूंगफली के तेल में गुजराती खाना नहीं बनता था आज से 100 साल पहले। तिल के तेल में बनता था। 100 साल भी नहीं हुए, तिल का तेल खत्म हो गया और मूंगफली का तेल आ गया। तो जो चीज़ आपको परंपरा के नाम से बेची जा रही है उसके बारे में होशियार रहिए। परंपरा 100 साल में बदल जाती है और वो ऐसी लगती है जैसे पिछले 5000 साल से हम यही कर रहे हैं। 100 साल पहले ब्लाउज नहीं है, 100 साल पहले पेटीकोट नहीं है, 100 साल पहले शमीज़ नहीं है, 100 साल पहले मूंगफली का तेल नहीं है, 100 साल पहले चौलाई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वो थी नहीं, और हम कहते हैं ये हमारी परंपरा है। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हमारी परंपरा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारी परंपरा मर चुकी है। कल्चर, सभ्यता, संस्कृति
ये लगातार विकसित होती है, लगातार परिवर्तित होती है। अगर वो बदलना बंद कर देती है तो वो मर जाती है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हज़ारों साल से ऐसी ही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुमड़ा, सीताफल, ये तो पुर्तगाली लेके आए थे, पर आपने उस पर गौर नहीं किया। जब तक कुमड़ा नहीं आया था, जब तक सितार नहीं था, तानपुरा नहीं था, रुद्र वीणा नहीं थी, सरस्वती वीणा नहीं थी, जिसको हम अपनी बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृति बताते हैं, ये सब इसके आने के बाद बने। अगर आप पुराने म्यूजियम में जाएंगे, वहाँ आपको जो रुद्र वीणा मिलेगी वो लकड़ी के पेड़ के तने को कार्व करके बनाया जाता है, उसमें से ऐसी आवाज़ निकल ही नहीं सकती। सबसे अच्छे तानपुरा बनाने वाले नागपुर में रहते हैं, जिनको सारे जितने बड़े कलाकार हैं उनके तानपुरे वो बनाते हैं। वो अपने तानपुरे का तूंबा आज भी अफ्रीका से मंगवाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो तूंबे हो रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, संस्कृति लगातार परिवर्तन होने वाली चीज़ है, लगातार विकसित होने वाली चीज़ है। हम लगातार पुरानी चीज़ें छोड़ देते हैं और नई चीज़ें अपना लेते हैं। कुछ पुराना और कुछ नया मिल के हमारी संस्कृति अपने आप को लगातार रीइन्वेंट करती रहती है। वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो मर जाएगी। तो जो भी ये प्राचीन परंपरा की बात कर रहे हैं उनसे कहिए बकवास करना बंद करो। प्राचीन परंपरा कुछ नहीं होती, परंपरा का रोज नया आविष्कार होता है। थैंक यू। नमस्कार सर, ये सब बाहर से ही आए हैं, तो हम हिंदुस्तान में बनता क्या है, मिलता क्या है? मुझे यकीन था कि पहला सवाल यही आएगा। देखिए, दुनिया में दो जगहें हैं जहां चावल की खेती सबसे पहले शुरू हुई, एक हिंदुस्तान और एक चीन। दुनिया के जितने तरह का चावल सारी दुनिया में होता है, उनके पितामह, एक ओरिजिनल स्ट्रेन इंडिया का है और एक चीन का। तो राइस लगभग 10,000 साल पहले गंगा जमुना का जो दोआब है वहाँ पर धान की खेती शुरू हुई। मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं, कि जितने भी हमारे धार्मिक रिचुअल होते हैं उसमें हम धान का इस्तेमाल करते हैं। शादी जब होती है तो उनके ऊपर धान, और वो अक्षित होना चाहिए, टूटा हुआ धान नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ हरियाणा से हैं कुछ लोग, हरियाणा पंजाब से, यहाँ ना, हरियाणा पंजाब वेस्ट यूपी, ये वो इलाका है जो चावल नहीं खाते, आमतौर पे चावल नहीं खाते। वो अगर खाने में चावल भी पके हों तो पहले चावल खा लेते हैं 2 चम्मच, उसके बाद रोटी खाते हैं। पेट भरना उन्हें रोटी से होता है। जैसे बाकी बड़े हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में अगर रोटी भी पकी है तो पहले रोटी खा लेते हैं, फिर चावल खाते हैं, पेट चावल से भरते हैं। चावल वो अनाज है जिसकी खेती हमने गेहूं से पहले शुरू की थी, और इसलिए वो लोग भी जो आम तौर पे चावल नहीं खाते, उनके यहाँ भी जब बेटी की शादी होती है तो मामा का जो पार्टी होती है वो भात कहलाती है। मामा का भात होता है। और मैं 2-3 मामा के भात में गया हूँ हरियाणा में, इसमें चावल नहीं मिल रहे होते, रोटी रोटी होती है, वो कहलाती भात है।
तो इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ भात का बहुत पुरानी परंपरा है, गेहूं बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए जितने भी रिचुअल हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें धान का इस्तेमाल होता है, गेहूं का नहीं होता। लेकिन सर धान कहाँ से आई? धान, हाँ, धान जो है, मैंने आपको बताया कि 2 जगहों पर धान की खेती शुरू हुई, एक हिंदुस्तान में और एक चीन में। बीज जब आया होगा तब ना खेती शुरू। हाँ 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 हाँ। तो ये तो आपको पता है कि धान घास है और गेहूं घास है और मक्का घास है। तो ये जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब घास हैं। तो ये घास थी जो जंगल में अपने आप लगा करती थी। और आज से हजारों साल पहले हमने ये देखा होगा कि जब वो इस घास में बीज आ रहा है और वो पक रहा है, तो चिड़िया वो दाने पेड़ से चुन रही है और चूहे चढ़ के जा रहे हैं और उसे, उस वक्त हमने ये सीखा होगा कि ये खाया जा सकता है। ये हमने चिड़ियों और चूहों से सीखा और फिर हमने उसे खाना शुरू किया। धान में एडवांटेज ये थी कि धान को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जहाँ खड़ा पानी है वहाँ अगर धान के पौधे गिर गए, बीज गिर गए, चूहा लेके जा रहा था, चिड़िया लेके जा रही थी, गिर गया, वो वहाँ से निकल आएगा। अब वो बड़ा होगा पौधा, उसमें बालें आएंगी, फिर वो पक जाएंगी, उसके बाद वो बीज झड़ जाएंगे, वहीं से दूसरा पौधा निकलेगा। ये लोगों ने नोट किया होगा। इसमें सैकड़ों साल लगे होंगे ये समझने में कि ये घास के बीज जो खाए जा सकते हैं, ये सारे साल नहीं मिलते। इसलिए अगर इससे पेट भरना है तो ये इकट्ठा करके रखने होंगे, और क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो कहाँ रखेंगे? हमारे पास घर नहीं थे, हमने झोपड़ियां बनाना नहीं सीखा था। ये जब शुरू हुआ तब लोगों ने पहली बार बसना शुरू किया, और इस अनाज को इकट्ठा करने के लिए पहली बार मिट्टी के बर्तन बने, भंडारण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बने। तो एक तो ये चीज़ हिंदुस्तानी है। दूसरी एक और चीज़ हिंदुस्तानी है जिसने दुनिया भर को बदल दिया, और वो है ईख, गन्ना। गन्ना भी दुनिया में 2 ही जगह विकसित हुआ है। गन्ना भी वैसे घास ही है, बांस भी घास है, ये बड़ी घास है। तो एक हिंदुस्तान में और एक चीन में, इन्हीं 2 जगह पर गन्ना विकसित हुआ। तो वो शायद मेरा तो नहीं है फोन, अच्छा। तो गन्ना इन 2 जगहों पर विकसित हुआ, और फिर वहां से वो धीरे धीरे फैला दुनिया भर में। क्या हो गया? ठंड ज्यादा लग अच्छा। रहा है, एसी बंद कर। इसमें भी अरब व्यापारियों का बहुत बड़ी भूमिका है, और ये अरब हिंदुस्तान से व्यापार कर रहे हैं इस्लाम के जन्म लेने से बहुत पहले। वो वहाँ से आते थे, समुंदर तट के साथ साथ एक नहर, एक वो चलती है समुद्री लहर, जो 6 महीने इस डायरेक्शन में चलती है, वो अरेबियन गल्फ से, अरब की खाड़ी से चलती है, और वो हिंदुस्तान के पश्चिमी तट से होती हुई कैलीकट तक जाती है, और वहाँ से फिर वो हिंदुस्तान के पूर्वी तट पर चली जाती है और बर्मा तक जाती है। 6 महीने ऐसे बहती है और 6 महीने उल्टी डायरेक्शन में। तो जब वो बहना शुरू करती थी, उसमें अपनी नाव में बैठ के वो आ जाते थे, सामान लाद लूद के तैयार रहते थे। जैसे ही वो लहर चलना शुरू होगी, वो उसमें अपनी नाव डाल देंगे और केरला पहुंच गए।
वहाँ जाके अपना सामान उतारा, बेचा, नया सामान ख़रीदा, 6 महीने वहाँ रहते थे। वहाँ भी घर बना लिए थे उन्होंने, वहाँ भी शादियाँ कर ली थी, कुछ पत्नियाँ यहाँ थीं, कुछ पत्नियाँ वहाँ थीं। जब इस्लाम आया तो इसी तरीके से इस्लाम आया, उनकी पत्नियाँ मुसलमान हो गईं। तो ऐसे हिंदुस्तान में इस्लाम आया। इन्हीं अरबों ने यहाँ से गन्ना ले जाके मिस्र में बेचा, और मिस्र में एक बहुत बड़ी नदी है जिसको हम नील नदी कहते हैं, नाइल। उसके दोनों किनारों के ऊपर ईख की खेती शुरू हुई, और मिस्र के लोगों ने ये तरीक़ा बनाया कि उसका जूस निकाल लो और उसका कंसंट्रेशन बनाते रहो। ऐसा कंसंट्रेशन बन जाए कि जिसमें और मीठा नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे कंसंट्रेट को वो एक मिट्टी का मर्तबान लेके उसमें एक धागा लटका के उसमें भर देते थे, छोड़ देते थे कई महीने। तो वो जो शुगर का सिरप होता था, गाढ़ा सा शरबत, वो धीरे 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 उसके क्रिस्टल बन जाते थे। सारा जो चीनी थी उसके क्रिस्टल बन जाते थे। फिर वो उसको तोड़ देते थे सिलेंडर को, और वो एक मोमबत्ती से निकलती थी, उसे रगड़ा तो क्रिस्टल अलग हो जाते थे। उसको वो लोग माउथ फ्रेशनर की तरह खाते थे। खाना खाने के बाद 2-4 चूस ली, वो हिंदुस्तान आ गई। उसे हम इसलिए मिश्री कहते हैं क्योंकि वो मिस्र से आई है। चीनियों ने दानेदार चीनी बनाई, इसलिए हम उसे चीनी कहते हैं। तो यहां से गन्ना गया और चीनी बन के लौटा, यहां से गन्ना गया और मिश्री बन के लौटा। तो हिंदुस्तान से ऐसे जैसे बाहर दुनिया भर से यहाँ चीज़ें आई हैं, यहाँ से भी काली मिर्च गई, लौंग गई। मुझे पता नहीं आप में से किसी ने हिपोक्रेटिस का नाम सुना है? अंग्रेजी में एक वो है ना, एक गाली है, हिपोक्रिटिकल। वो आदमी जो बहुत ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश करे उसे कहते हैं हिपोक्रिटिकल। तो हिपोक्रेटिस एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जो ग्रीक था, ग्रीस में रहता था। उसने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई, और अब भी जितने लोग MBBS करते हैं, जब उनको MBBS की डिग्री मिलती है तो उनको एक शपथ लेनी पड़ती है। वो हिपोक्रेटिक ओथ कहलाती है कि आप ये शपथ लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर उसको फॉलो नहीं करते, पर शपथ सबको लेनी पड़ती है कि मैं अपने सारे ज्ञान का इस्तेमाल मानव जाति के उद्धार के लिए करूँगा। वो ज़्यादातर तो अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं उसका इस्तेमाल, तो लेकिन शपथ वो लेके आते हैं। तो हिपोक्रेटिस जो था वो अपनी दवाइयों में कुछ सुगंध मिलाया करता था, और उस सुगंध में एक चीज़ थी जो हिंदुस्तान से जाती थी, जिसका नाम है पीपली। उसका पीपल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक बेल है और उसमें एक इतना छोटा सा फल निकलता है। और अगर आप में से कुछ लोग आयुर्वेद से वाकिफ़ हैं तो च्यवनप्राश बिना पीपली के नहीं बन सकता, उसमें पीपली पड़नी ही होती है। तो वो पीपली हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होती थी ग्रीस में, और हिपोक्रेटिस ने उसको नाम दिया पेपरलॉन्गम। और इसलिए जब काली मिर्च वहां पहुंची तो उसका नाम पेपर हो गया। तो और काली मिर्च के बिना यूरोप की सभ्यता बच नहीं सकती थी। अगर नहीं गई होती काली मिर्च तो शायद हम गुलाम भी ना हुए होते। तो और बहुत सारी चीज़ें गई हैं हिंदुस्तान से। कॉटन वो गई हिंदुस्तान से। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बाहर से आई और उनकी शक्ल परिवर्तित होके गई। तो वो बहुत हुआ है। और गौतम बुद्ध के समय से और उसके बाद के समय से हमारे यहाँ से सोना बहुत एक्सपोर्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ से पन्ना एक्सपोर्ट होती थी, हीरा और पन्ना। पन्ना तो जैसे कहते हैं रूबीज़ को, तो वो बहुत हुआ करती थी, सोना बहुत था। तो ये सब हुआ है। तो ऐसा नहीं है हमको
ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बाहर से ही आ रहा है और हमने किसी को नहीं दिया। हमने सबको, बहुतों को दिया है, बहुतों से लिया है। जो पिछले 50 साल में हुआ है वो असल में चिंता का विषय है। हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे साग होते थे जिनकी खेती नहीं होती थी। हर खेत की मुंडेर पे साग अपने आप निकल आते थे और किसान जब घर जा रहा होता था तो साग काट के ले जाता था और वो घर में पका लेता था। उसमें एक बथुआ था, एक कुल्फा था, एक पत्थर चटा था, ऐसे बहुत सारे साग थे। ये कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं होते थे, इतने बड़े क्वांटिटी में नहीं होते थे कि वो मंडी पहुंच सकें, लेकिन गांव के लोगों को वो सस्टेन करते थे। वो विटामिन्स में, आयरन में बहुत रिच हुआ करते थे। लेकिन अब जब से मंडी ने कब्ज़ा कर लिया है हर चीज़ के ऊपर, तो ये साग ख़त्म हो गए। अभी कुछ 2-3 साल पहले एक वर्कशॉप हुई थी इसी खानों के ऊपर जो लुप्त हो रहे हैं। तो एक वर्कशॉप थी, मैं उसमें जूरी में था। तो कर्नाटक का एक लड़का था, उसने, कलाकार है, उसने ये प्रोजेक्ट दिया था। वो साग जो हमारे खानों से गायब हो गए, कमाल कमाल के साग थे, पर क्योंकि वो इतनी मात्रा में नहीं होते कि उन्हें काट के ट्रकों में भर के मंडी पहुंचाएं, वहाँ से होलसेलर ख़रीदे, फिर रिटेलर ले, फिर आपकी गली में लेके आए, इसमें 4 दिन लगते हैं, वो सूख जाता है। तो उनको हमने मार दिया। तो हमारे खाने में बहुत कुछ ऐसा था जो हमको बहुत कंप्लीट बैलेंस फूड दिया करता था, वो मंडी ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। और जब तक इसको रिवाइव, अगर हम इसको रिवाइव कर लें, गांव के स्तर के ऊपर रिवाइव कर लें, और ये देखें कि हमारे स्कूल में बच्चों को जो खाना मिल रहा है उसमें साग डाल दिए जाएं, आप देखें उनके न्यूट्रिशन कितना बढ़ जाएगा उन बच्चों के खाने का। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, और ख़ास तौर से आप सब लोग जो इस इलाकों में, इन्हीं में काम करते हैं, अपने अपने इलाके में ढूंढिए। ये सारी परंपराएं जिंदा हैं। हाँ, पर इनको बचाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि अगली पीढ़ी तक ख़त्म हो जाएगा ये। जिस तेज़ी से मंडी हर चीज़ पे कब्ज़ा कर रही है, मतलब हर गली में तो वो मैगी नूडल पहुंच गई है। जहाँ कुछ नहीं पहुंचता वहाँ भगवान पहुंचे ना पहुंचे मैगी नूडल पहुंच जाती है। और वो कितनी नुकसानदेह चीज़ है, सारे बच्चे उसी को खाए जा रहे हैं। तो जिस स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर आप ये परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गेहूं हमारे इंडियन में नहीं था, इंडिया में नहीं हो रहा था, वो भी बाहर से आया है। और ग्लूटेन फ्री सब अभी बोल रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री रहो, अगर नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे आलू, वो भी हमारा इंडियन नहीं है। तो हम ऐसी कौन सी इंडियन चीज़ें जो हम खा सके और हमारी हेल्थ भी अच्छी रह सके? जैसे मैंने सुना है अभी कि रागी खाओ, कोदरी खाओ, जो हमारे यहाँ की है, लेकिन वो इतना महंगा होता है। और सस्ता 10 रुपए किलो गेहूँ मिलेगा तो कोई भी वही खाएगा। तो हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और वो सस्ता मिले? देखिए, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। गेहूं की जो पूरी इकोनॉमी है जो गेहूं की इकोनॉमी है उसने पूरी दुनिया की मंडी पे कब्जा किया हुआ है। ब्रेड गेहूं की, बिस्किट गेहूं के, केक मैदे के, वो सब गेहूं पे बेस्ड है ना। उसको रिप्लेस करने के लिए आपको रागी, चिया, ये तमाम चीज़ें हैं। इन मल्टीग्रेन को, अभी क्या है, मैं मल्टीग्रेन की रोटी खाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ता है? मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एक चक्की है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ मैं जौ, ज्वार, बाजरा, चना, रागी 1-1 किलो ख़रीदता हूँ। 1 किलो गेहूँ ख़रीदता हूँ, उसे पिसवाता हूँ, लेके घर आता हूँ, ख़त्म हो जाता है, फिर जाता हूँ। ये हर स्तर के ऊपर लोग नहीं कर सकते। लोगों को नौकरियां भी करनी है, काम में, तो बूढ़ा आदमी, मुझे कुछ करने को है नहीं, तो मैं ये करता रहता हूँ।
लेकिन ये संभव नहीं है। दूसरा ये कि जो इन ग्रेन्स की जो कीमत है उस पर कौन उसे अफोर्ड कर सकता है। तो ये हमारे और आपके करने से नहीं होगा। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है कि हमको वी हैव टू गो बैक टू अवर ट्रेडिशनल ग्रेन्स। वो करने के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। असल में मसला हमारे यहाँ ये है कि हर अकल के काम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, उसके बिना कुछ नहीं मिलता है। तो बच्चों को साफ दूध मिल जाए उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। वो जो बच्चों को दोपहर में खाना मिलता है, अगर उस वहाँ पर दलित मेड आ जाएगी तो आधे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, आपको उस पर रोज़ लड़ना पड़ता है। तो समस्या तो ये है ना हमारे यहाँ, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये आपको सुविधा से मिल जाएंगी। हर बुनियादी चीज़ के लिए लड़ना ज़रूरी है। ये भी उनमें से एक चीज़ है। अगर हमको चाहिए कि हमको गेहूँ नहीं चाहिए तो गेहूँ का विकल्प, क्योंकि वो हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने 30 साल यही किया, लेकिन वो किसान कहता था जी मैं तो कर लूँगा, इसे ख़रीद कौन रहा है, मैंने तो बोल लिया, उसके बाद ये बिक नहीं रहा, मैं क्या करूँगा। तो वो है समस्या। जब तक एक पूरा नीचे से ऊपर तक का एक सेटअप नहीं बन जाता जिसमें ये पहुँचे और उसकी कीमतें ऐसी ना हो, भारत सरकार उसको सब्सिडाइज करे, इन अनाजों को जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं उन्हें सब्सिडाइज करे ताकि वो गेहूं की कीमत पे या उससे कम की कीमत पे आ जाएं, बिकने लगेंगे। वो अच्छा वो मैं और आप नहीं कर सकते ना, हम तो आंदोलन ही कर सकते हैं। कीमत मंडी पे तो हमारा कब्जा है नहीं, मंडी पे तो 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, उन्हीं का कब्जा है। तो ये है प्रॉब्लम जी। और कोई क्वेश्चन, कमेंट? जैसा कि सर आपने बोले कि सारी खाना हमारे हिंदुस्तानी नहीं है, और हिंदुस्तानी खाना ना होने के जरिए से हमारे देश में कई तरह की बीमारियां भी आई हैं। क्योंकि हमारे देश में जो चीज़ें आपने बोले अब हम लोग लिखे हैं इनसे, तो हमारे देश में नहीं है। और ये सारी चीज़ों से इसको जैसे कि हमने जैसे सेव है, अनार है और टमाटर वगैरह जैसे हो गए, इनको हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से लेते हैं और बाहर से लेके ही फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज से 2 दिन 4 दिन तक रखने के बाद हमको उसको खाते हैं। उसमें से कई तरह की हम लोगों के पास बीमारियां आती हैं। और इन बीमारियों से बचने के लिए जैसे आपने बोला कि आयुर्वेद से हैं, तो मैं इस संस्था के साथ जैसे कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे जब जैसा टाइम मिलता है ड्यूटी पीरियड से खाली होने के बाद, तो मैं आयुर्वेद संस्था में आयुर्वेदिक दवाई हेल्थ से रिलेटेड कुछ मतलब बीमारियों के बारे में जानकारी भी देती हूँ। जैसे कि देखिए हमारे डीपी यूरिया की वजह से गेहूँ है, चना हो, मतलब सारी खेती डीपी यूरिया की वजह से होती हैं। और डीपी यूरिया की वजह से हमें कई तरह की बीमारियाँ आती हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, लकवा है, कैंसर है। इन चीज़ों की दवाइयाँ जो है तो डॉक्टर ने नहीं बना पाया है, क्योंकि राहत के लिए आराम दे देते हैं लेकिन उसको जड़ से ख़त्म नहीं होती है। जी 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 सर। तो इसको हम लोग एक हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम चला के और अपने हिंदुस्तान की पूरी बीमारियों के बारे में सभी लोगों को घर घर जाके, जैसे हम लोग टेस्ट कैप्चर करने तो जाते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में हम बीमारियों के बारे में भी बताते हैं कि हम अपनी खान पान की सुधार कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जैसे दूर हो जाती है। जैसे कि मसाला बनाया है, मिर्च पाउडर बनी है, उसमें बारीकी ईंट डाली गई है जिससे भी वजन के लिए उसको पैकेट में वजन करने के लिए रखी है। हल्दी पाउडर में रंग मिलाया गया है और जो बाहर से मसाले आते हैं उसमें घोड़े और गधे की लीद मिलाई गई है। जो लैब मिर्च वो बाहर के मसाले नहीं, वो धनिया पाउडर में मिलाई जाती है, इसमें डाली गई है। मिलावट की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ, मिलावट की गई है जी 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 जी। जी। और उसमें जैसे हम लोग मसाले में यदि सुधार कर देते हैं तो हमारे घर से 50 बीमारियां दूर हो सकती हैं। जी बहन जी, ठीक है। वो देखिए ये कॉमरेड ने 3-4 सवाल उठाए हैं
और उसमें एक तो किसी लेवल पर ये समझ है कि ये जो फल हम लोग खा रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं। ये फल जो 100, 150, 200, 400, 500 साल पहले बाहर से आए थे, अब हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो अब हालांकि शुरू हो गया है, अब कैलिफोर्निया का एप्पल दिल्ली हिंदुस्तान में आने लगा है, वो एक अलग सिलसिला है। पर कश्मीर में, हिमाचल में, गढ़वाल में जो सेब हो रहा है वो 150, 200 साल से हिंदुस्तान में हो रहा, वो हिंदुस्तानी फल है। अब ओरिजिनली वहाँ से आया था। उनमें बीमारियां हैं, वो इसमें नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो विदेश से आए थे आज से 500 साल पहले। वो बीमारियां इसलिए हैं कि उन पे फर्टिलाइज़र्स का स्प्रे किया जा रहा है, उस पे पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, और ये बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं ये उनकी बदमाशी है जिसमें हम पूरी तरह फंस चुके हैं। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में शुरू हुआ, जब से हम धीरे धीरे उसमें फंसते जा रहे हैं। हम ऐसी फसलें बो रहे हैं जिनको बहुत फर्टिलाइज़र चाहिए, जिसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए उसको पानी ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड ज़्यादा चाहिए। उसके बाद उन फलों में धीरे धीरे उनकी उपज कम होती जाती है और उसमें केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसा मैंने इससे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि इसके खिलाफ भी संघर्ष किए बगैर कोई रास्ता नहीं है। बाइकॉट पेस्टिसाइड्स का किए बगैर, यूरिया का किए बगैर कुछ नहीं होने वाला। हम अपनी अगली पीढ़ियों की सेहत के साथ जितने बुरे समझौते कर रहे हैं, तो और ये जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी होगी वहाँ सबसे ज़्यादा बुरा असर इसका होगा। आप आदिवासी समुदायों में देखें, आप गरीब किसानों में देखें, वहाँ इन केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का सबसे बुरा। एक जगह है जादूगोड्डा, मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं किसी ने, बिहार में एक जगह है, वहाँ जो हम ये न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद जो वहाँ से वेस्टेज निकलता है वो जाके जादूगोड्डा में डंप किया जा रहा है, और उसकी धूल जो है वो सारे में फैल रही है। और वहाँ पिछले 10 साल से अजीब तरह के जानवर पैदा हो रहे हैं। 6 पैर वाली गाय, उसके नाखून गले हुए, बच्चे जिनके पेट के ऊपर फोड़े हैं, वो कैंसर है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि वो न्यूक्लियर रिसाव जो है वो हम वहाँ पर डंप कर रहे हैं। वो आदिवासी इलाका है, किसी को फिक्र नहीं है। हम तो नहीं मर रहे हैं ना, वो आदिवासियों को मरने दो। तो हम ऐसे ही लोग हैं। तो बिहार में जहाँ पे आंदोलन चल रहा है वहाँ कुछ शुरू हुआ था, उसको भी मैं तो जानता हूँ ये शुरू हुआ था कोई 15-20 साल हो गए जब इसके ऊपर आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद कोई नहीं सुनता कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में, और इन सब चीज़ों का एक दूसरे से रिश्ता है। जो आपकी टेबल के ऊपर सब्ज़ी नहीं है, जो आपके अनाज में परेशानी है, जो आपकी दवाइयों में मिलावट है, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में अकेले इंडिपेंडेंटली खड़ी नहीं रहती है, उस सब पे एक दूसरे का असर है। और इन सब के बारे में पहली चीज़ ये है कि हमको जागरूक होना है। जागरूक होने के बाद ही इसका क्या करना है उसकी दिशा में हम लोग सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्या सहजन? अरे सहजन तो हिंदुस्तानी पेड़ है, और सहजन की पत्ती का साग खाया है कभी? हाँ। और सहजन के फूल का साग खाया है? हाँ, हाँ 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 हाँ। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने सभी अनाज की बात की, लेकिन हमारे पंजाब में जी बाजरा और मक्की होता है।
जो कि हमारे पंजाब के लोगों का फेवरेट भी है। जैसे एक कहावत की है, सरसों का साग और मक्की की रोटी, वो हमारा फेमस खाना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मक्की और बाजरा क्या यह हिंदुस्तानी है? क्योंकि जो पंजाब के लोग पहले इसे खाते थे वो तंदुरुस्त थे। अब जो आगे के गेहूं, मल्टी ग्रेन आटा या ग्लूटेन फ्री आ रहा है, उसके साथ मुझे लगता है कि ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। पहले लोग थे जो बाजरा और मक्की खाते थे वो तंदुरुस्त थे। आप प्लीज इसके बारे में बताना। देखिए, बाजरा बाजरा उन तरह के ग्रेन्स में है जो रफ ग्रेन्स कहलाते हैं, और इनकी खेती इंसानों ने सबसे पहले शुरू की थी। बाजरा, कोदो और इस तरह के जो अनाज हैं उनकी खेती पहले शुरू की थी, और अब हम डिस्कवर कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिच हैं और इनको खाना चाहिए। ये जो गेहूं और राइस हैं ये बाद के ग्रेन्स हैं जिनका लार्ज स्केल कमर्शियल कल्टीवेशन होना शुरू हुआ है। मक्का हिंदुस्तानी नहीं है, और मक्का भी वहीं से आया है जहाँ से और बहुत सारे फल हमारे पास आए, दक्षिणी अमेरिका। ये मेक्सिको और वो मेसो अमेरिका कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच का जो एरिया है जहाँ दोनों जुड़ते हैं वो मेसो अमेरिका कहलाता है, मिडिल अमेरिका, वहाँ का है ये। लेकिन मेक्सिको में और टेक्सास में बहुत खेती होती है मक्का की। वहाँ मक्का खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ मक्का गाय और सूअर को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद वो गाय और सूअर खाते हैं, तो वो एनिमल फीड है बेसिकली। हमारे यहाँ मक्का, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स, वो पुर्तगालियों के साथ आया और फिर वो धीरे धीरे फैल गया। तो मक्का के बारे में अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और कुछ हैं जिनमें सुक्रोस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। सो वो, और ये पूरी जो फूड इंडस्ट्री है वो उस पर चल रही है, और उसकी वजह से ये जो पॉपकॉर्न्स और ये कॉर्नफ्लेक्स और ये सब कुछ जो बन रहे हैं, और उसका वो कॉर्न सिरप बन रहा है, ये सब के सब डायबिटिक्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो मक्का में वो भी वैरायटीज़ हैं जो इतनी मीठी नहीं हैं, जो आज से 20-30 साल पहले वो इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी अब ये स्वीट वैरायटीज़ हो गई हैं, क्योंकि इनकी पर यूनिट इनकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो मार्केटिंग के अंदर वो प्रमोट हो रही हैं। जो फीकी वाली थी वो इतनी पॉपुलर नहीं रही हैं। तो ये है, अब ये तो पंजाब के किसान तो ये फैसला कर सकते हैं कि वो विदेशी मक्का नहीं खाएंगे, और अपनी जो ट्रेडिशनल मक्का है जिसको वो 100, 150, 200 साल से खा रहे हैं वही खाएंगे। है तो वो भी बाहर की, पर अब वो इंडिजनाइज हो चुकी है। ये तो अब इंसान ने चेंज कर दिया है कि उसको हाँ, चेंज कर दी है। सही बात, जो सही पहले बात। था वो अच्छा था। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम।